वंस अगेन वेलकम बैक। यहां आप देखेंगे कि जो सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, तो यहां एंट्रोपी का इंक्रीमेंट का फॉर्म आपको दिख रहा है। सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड के पास है, लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी गैस के पास है। ये एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अब हम जरा रुक के सोचेंगे कि इस एंट्रोपी के इंक्रीज करने का कारण क्या है। हमने जब सॉलिड को हीट दिया, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट दिया, ये गैस बन गया। अर्थात एंट्रोपी को इंक्रीमेंट, एंट्रोपी को बढ़ाने का प्रोसेस क्या, कैसे एंट्रोपी इंक्रीज करोगे? तो एंट्रोपी को इंक्रीज करने का एक ही मेथड है और वह मेथड है हीट सप्लाई करना, अर्थात एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए जो हमने देखा। अब जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वह एंट्रोपी को बढ़ाता है। जब हीट का एब्जॉर्प्शन एंट्रोपी को बढ़ाता है तो एंट्रोपी के डेफिनेशन में हीट का एब्जॉर्प्शन एक शब्द आएगा। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सीधा डेफिनेशन हो भैया, एंट्रोपी। पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रखते हो तो एंट्रोपी का डेफिनेशन आपकी समझ में आएगा कि एंट्रोपी का डेफिनेशन कैसे बना। तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज the heat absorbed at constant pressure, constant temperature। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह एंट्रोपी में बदलता है। तो अब अगर मैथमेटिकली इस बात को हम लिखना चाहें तो एस क्या होती है? एस एंट्रोपी है आपका और क्यू है, Q is your heat supply, heat given और T क्या है? सपोज T आपका टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर आप हीट को सप्लाई कर रहे हो। तो इस जगह पर एंट्रोपी का डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द हीट एडेड इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां हमको मिलेगा डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये हम देख, अर्थात कि अगर आप इसके रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप फिजिक्स में रिलेशंस को पढ़ते हैं, ठीक उसी फॉर्म में इस रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का, उसके डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने पाया है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का। मैथमेटिकली व्हाट एंट्रोपी इज, एंट्रोपी इज ये मैथमेटिकली ये बताता है कि एंट्रोपी वास्तव में है क्या। तो यहां हम लोग एक चीज को देखते हैं, जैसे ये डेल्टा एस क्यू अपॉन टी है। इफ टी इज कांस्टेंट, अगर हम टी को कांस्टेंट मानते हैं, जो कि सामान्य रूप से डेफिनेशन में दिया हुआ है कि टी आपका कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये बात चलेगी, तो टी को कांस्टेंट ही हम मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या, डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा। द मोर द एब्जॉर्प्शन इन हीट, द मोर the absorption of heat, the more the randomness of the system, the more the randomness of a system, ठीक है, उतना ज्यादा सिस्टम रैंडम होगा। कम हीट दोगे सिस्टम कम रैंडम होगा, ज्यादा हीट दोगे सिस्टम ज्यादा रैंडम हो जाएगा। अब इस रिलेशन के बाद हम एक दूसरा रिलेशन लेते हैं कि डिफरेंट बॉडीज अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है और उसमें हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी का क्या होगा। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इफ Q इज कांस्टेंट, अब Q इज कांस्टेंट को आप समझने की कोशिश करें। Q इज कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? बहुत सारी बॉडीज हैं जिनके टेम्परेचर डिफरेंट है और उस डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम उसमें समान मात्रा में इक्वल अमाउंट में हीट दे रहे हैं, तो वहां क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा? तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन हमको प्राप्त होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं
क्या होगा, डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये रिलेशन। तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t का ये मतलब हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है और सेम अमाउंट ऑफ हीट आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है उसमें एंट्रोपी का इंक्रीमेंट कम होगा। एट हाई टेम्परेचर सेम अमाउंट ऑफ हीट causes little increment in entropy, little increment in entropy, in comparison to the body at low temperature, यह तो एंट्रोपी के बारे में आपने इस चीज को देखा कि एंट्रोपी में टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है। अगर डिफरेंट बॉडीज हम लेते हैं जिनके टेम्परेचर डिफरेंस हैं और उसमें हीट हम एब्जॉर्ब करवाते हैं उसे डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर और सेम अमाउंट ऑफ हीट हम उसमें सप्लाई करते हैं, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है उसमें एंट्रोपी का इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसमें एंट्रोपी का इंक्रीमेंट कम होगा। ये चीज यहां से हम समझते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसके माइक्रो डिटेल्स पर आते हैं और माइक्रो डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी परिस्थिति में एंट्रोपी कैसे हम समझेंगे केमिस्ट्री में। यहां देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसके एंट्रोपी की बात करें, मानिए इसका एंट्रोपी S1 है और यहां S2 लिखते हैं, इसका एंट्रोपी S2 है, तो इस परिस्थिति में किसका एंट्रोपी ज्यादा है? ये सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये ज्यादा मजबूत इलाका है। तो ये हमको बताना है कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो हाइड्रोजन क्या है? अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है। ये अनबॉन्डेड होने के कारण क्या होगा, इसकी एंट्रोपी हाई होगी। S1 will have more value in comparison to S2। क्यों? क्योंकि इस जगह पर बॉन्ड लगा हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है कैसा प्रोसेस होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी बहुत आती है। यहां हमको देखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंट्रोपी इंक्रीमेंट करने के लिए जरूरी क्या है? एंट्रोपी तभी इंक्रीमेंट करेगी जब प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। बट an entropy increases in endothermic process, an entropy increases in endothermic process, increases in endothermic process, endothermic process, endothermic process। अब ये कंसेप्ट है आपका और इस कंसेप्ट की सहायता से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए किसी भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने दिमाग का सही अगर उपयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कमीशन का सवाल नहीं है जो इस इलाके से हो और आपसे ना बने। तो यहां हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में देखा। अब हम लोग जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं स्पॉन्टेनिटी के, ड्राइविंग फोर्सेस इन एंट्रोपी के क्या थे? तो आपको मालूम है एंट्रोपी का एक ड्राइविंग फोर्स ये था कि एंट्रोपी तभी ड्राइविंग फोर्सेस स्पॉन्टेनिटी का क्या था? पहला तो लॉस इन एनर्जी होना चाहिए, अर्थात प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, अर्थात जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अब यहां हम लोग स्पॉन्टेनिटी के स्केल को पढ़ते हैं, स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है जिसे हम लोग गिब्स एनर्जी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी का, गिब्स
फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? अब ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये हकीकत में क्या है इसको मैं डिफाइन करें। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलता है बाहर की ओर तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल के बारे में जिस पर हीट इंजन्स बनते हैं। हीट इंजन्स में एक टर्म होता है क्या, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन का मतलब ये हुआ कि हीट का कितना पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कितना पार्ट बेकार हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक जो वैल्यू होती है, जो हीट बाहर को निकलता है, वो सारा का सारा हीट से केमिकल प्रोसेस में वर्क नहीं लिया जा सकता, उसके कुछ पार्ट तो भागी जाएंगे और कुछ पार्ट जो है केमिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहां गिव्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन इसी बात पर है कि जो एनर्जी निकली है रिएक्शन में उसका कौन सा पार्ट रिएक्शन के काम आता है, उसी को हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, the energy released during a process or reaction, the energy released during a process or a reaction which can be utilized in useful work, ये आपका गिव्स एनर्जी का डेफिनेशन कि जो एनर्जी लिबरेट की है एक्सोथर्मिक इवेंट का डेल्टा एच के कारण नेगेटिव डेल्टा एच है, तो एनर्जी तो बाहर निकलेगी। उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर में लॉस्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उसका कुछ हिस्सा जो है रिएक्शन को कंटिन्यू करने में मदद करेगा। तो जितना हिस्सा रिएक्शन को कंटिन्यू करने में मदद करता है उसे हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब गिव्स फ्री एनर्जी का के आधार पर स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है। तो स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड होती है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, ये ध्यान में रखिए, क्लास 11 का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिस्कशन है जिसे हमको समझना है, क्योंकि आगे कोई रिएक्शन होता है कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसके पीछे थर्मोडायनेमिक फिलॉसफी क्या है वो यहां से मिलता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रोसेस में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि द रिएक्शन और प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन और प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन वो प्रोसेस अपने आप हो जाए, उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने रिएक्टेंट्स को मिला दिया, रिएक्शन खुद ही बढ़ेगा, खुद ही खत्म हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, कोई हीट सप्लाई नहीं करना। तो डेल्टा एच, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, डेल्टा जी की वैल्यू के 0 होने का मतलब है कि ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। द रिएक्शन और प्रोसेस इज इनफिजिबल, ये रिएक्शन हो नहीं सकता। किसी कंडीशन में अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है तो रिएक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आप कुछ भी करोगे रिएक्शन नहीं हो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आपको मिल रही तो इसका क्या मतलब, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि रिएक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, हमको हीट देना पड़ेगा। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस और reaction is non-spontaneous, ये non-spontaneous रिएक्शन, ये कभी भी होगा, रिएक्शन होना है, लेकिन हमें बाहर से एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। तो आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो, कई बार क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट्स को मिला के टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ता है। जब आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हो इसका मतलब कि वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने से नहीं हो सकता। आप बाहर से एनर्जी दोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये डेल्टा जी की 3 वैल्यूज मिलती है, साइन मिलते हैं, और इनके आधार पर स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, अपने से होगा या एनर्जी से होगा, ये तमाम बातों की जानकारी हमको डेल्टा जी के रास्ते मिलती है।
अब यहां हम लोग गिब्स इक्वेशन को डील करते हैं। लेट अस डिस्कस द गिब्स इक्वेशन। अब गिब्स के इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये गिब्स इक्वेशन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर गिब्स इक्वेशन। ये गिब्स का इक्वेशन है जो किसी भी रिएक्शन के बारे में बताएगा कि रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन नहीं होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये गिब्स इक्वेशन है। इस गिब्स इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। अगर डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मान लीजिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। और यहां डेल्टा एस की वैल्यू, जो डेल्टा एस है हमारा, अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाती है तो वैसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? तो डेल्टा, सपोज दैट इस पार्ट को डेल्टा एस को हम पॉजिटिव करते हैं, तो ये डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, तो यहां से डेल्टा जी की वैल्यू में एक नेगेटिव टर्म आपको जुड़ा। फिर ये पॉजिटिव लिया है हमने, डेल्टा एस पॉजिटिव लिया है, तो इस जगह पर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। नेगेटिव यहां फिर मिल जाएगा। और डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ये वैल्यू आपको मैक्सिमम नेगेटिव मिलता है। और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू के मिलने का मतलब क्या होगा? कि ये प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस होगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है। द प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस। द प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस। हाईली स्पॉन्टेनियस। जब ये प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस है तो इसमें सुविधा आपको क्या मिल रही है? द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। दिस रिएक्शन can be carried out at low temperature। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर चलाया जा सकता है। So okay guys, I will discuss next values of delta Z. 2 more discussions are lined. Thank you for watching the video.